हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल SWT स्टडी जोन। होप आपको हमारा लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया है इंडियन इकोनॉमी यूनिट फर्स्ट का वो पसंद आया हो, आपको हेल्प हुई हो। तो आज हम लोग फिर से इंडियन इकोनॉमी के यूनिट फर्स्ट में जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स थे, उसको पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो के लिंक को, ताकि उनको पता लग जाए कि न्यू वीडियो आ गई है और उनका हेल्प हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है डुअल इकोनॉमी। ठीक है, द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय डुअल इकोनॉमी। ठीक है, डुअल इकोनॉमी होता है जहाँ पे एक तरफ जो हमारा अरे मॉडर्न सेक्टर काम कर रहा हो और दूसरी तरफ मटेरियल सेक्टर भी काम कर रहा हो। ठीक है, तो कहता है कि द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय डुअल इकोनॉमी विद अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड इन लो पेइंग लो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज इन इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब कि इंडियन इकोनॉमी जो है कैरेक्टराइज्ड है डुअल इकोनॉमी से, जो कि अभी आपको मैंने बताया, विद सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड इन लो पेइंग और लो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में जो लो पेइंग लो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है वहाँ पे कुछ वर्कफोर्स काम कर रहा है डुअल इकोनॉमी में। ठीक है, while the formal sector is dominated by a relatively small proportion of high skilled workers। मतलब जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें स्मॉल प्रोपोर्शन है हाई स्किल्ड लेबर्स और वर्कर्स का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया इज होम टू अ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन which expected to provide a demographic dividend in the upcoming years। मतलब कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब होता है कि जनसंख्या का एक विभाजन, जिसे कहते हैं जनसंख्या का विभाजन होना। ठीक है, तो इंडिया इज अ होम टू अ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। मतलब कि इंडिया घर हुआ है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन का, क्योंकि हम जैसे जैसे हम आप सबको पता है हमारे देश में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो गई है इस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वो बहुत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही है। ठीक है, तो विच इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन कमिंग, मतलब आने वाले ईयर्स में जनसंख्या विभाजन हमारे देश में हो सकता है। ठीक है, हाउएवर दिस इज आल्सो poses a challenge as the economic needs to generate sufficient employment। मतलब कि ये भी एक चैलेंज हमारे पास सामने लाता है। इकोनॉमी को अब अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उसको ग्रो करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है वो कम हो सके। टू ऑब्जर्व द ग्रोइंग वर्कफोर्स, मतलब जो जो बढ़ रहा है हमारा वर्कफोर्स, उसको कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमको जनरेट करनी पड़ेंगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है एग्रीकल्चर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इंडियन इकोनॉमी में सिक्योर करता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लार्ज सेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन को। However, the sector is characterized by low productivity। मतलब जो सेक्टर है ये लो प्रोडक्टिव से कैरेक्टराइज होता है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। ठीक है, मतलब कि इसमें इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क होते हैं। ठीक है, और लो प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस सेक्टर डोमिनेंस। द सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इंडियन इकोनॉमी। मतलब जो सर्विस सेक्टर, जो अभी मैंने आपको बताया, कम से कम 55% ये जीडीपी में जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर। द सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है सर्विस सेक्टर। ठीक है, ड्रिवन बाई सेक्टर सच एज आईटी, फाइनेंस एंड हॉस्पिटैलिटी। मतलब कि इसमें जो सपोर्टर्स है वो आईटी सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। हाउएवर द सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाई हाई डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी। मतलब इसमें जो कमियां हैं वो हाई डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी है, कम वेज मिलता है, और इनएडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी है। ठीक है, उसका बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ठीक है, डिस्पाइट रिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा जो ग्रोथ हो रहा है रिसेंटली, इंडिया स्टिल फेसेस हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, हमारे ग्रोथ के साथ साथ इंडिया में ये भी हो रहा है कि गरीबी बढ़ रही है और इनइक्वालिटी जो है वो भी बढ़ रहा है। द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब कि इंडिया में जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाता किसी भी डेवलप कंट्री के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं, जो कि है प्रॉब्लम फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मतलब कि कौन कौन सी प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में है। ठीक है, पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। द इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग अ मेजर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को फेस कर रहा है, विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इधर अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। मतलब कि जो इंडिया का एक लार्ज प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का, बेसिकली इसे यूथ कहा जाता है, वो या तो अंडर एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड है। मतलब या तो बेरोजगार है या अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है,
उसके बाद हमारा पॉइंट कहता है दिस इज ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्फॉर्मल सेक्टर, मतलब कि जो इन्फॉर्मल सेक्टर है उसमें लो प्रोडक्टिव वजह से ये जो अंडर डेवलप्ड और अनएम्प्लॉयड पर्सन है ये उनकी वजह से है, ठीक है। एज वेल एज इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स, मतलब कि जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुए जिसकी वजह से कोई कंपनियां नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि जॉब ही नहीं होगा तो कोई जॉब कैसे करेगा। इन सेक्टर्स दैट कुड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, देखिए वही लिखा है कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में हम करेंगे, किसी जैसे मेनली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी आती है तो हमको जॉब अपॉर्चुनिटी किसी भी कंट्री में बढ़ जाती है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो कोई कंपनी कैसे आएगी, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है लोग अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करेंगे ही करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर challenges including inadequate road, ports and airports as well as inadequate access to basic service such as electricity and water, मतलब कि जो इंडिया है ये फेस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस जैसे inadequate रोड, मतलब कि रोड का टूटा फूटा ना, हम आप सब जानते हैं कि इंडिया में जो अच्छी रोडें हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं। एनएच तो बहुत सारे हैं, नेशनल हाईवेज, लेकिन जो कॉलोनीज में घर के बाहर जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा टूटी फूटी होते हैं, अच्छे रोड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। पोर्ट्स हो गई और एयरपोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट तो खैर अभी डेवलप कर दिया गया, अच्छा है, मतलब रोड्स के मुकाबले तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एयरपोर्ट अच्छा ही होगा। एज वेल एज inadequate access टू बेसिक सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी है ये जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इसमें भी इसको दिक्कत है, मतलब कि इसमें दिक्कत आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी टाइम से नहीं आती है, कभी आएगी कभी जाएगी। वाटर भी हमारा जो तीनों टाइम पानी आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, रुक रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंडियन इकोनॉमी को में प्रॉब्लम करती हैं। इन सबको इंडियन इकोनॉमी को डील करता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक। इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी जो इंडिया हमारा इंडिया कंट्री है, इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी, उसको बहुत सारे सिग्निफिकेंट चैलेंज देखने पड़ते हैं इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब कि पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट के मामले में इंडिया हमारा अभी पीछे चल रहा है, हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत पीछे चल रही है। विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लैकिंग द नेसेसरी स्किल्स, मतलब कि हमारा जो लार्ज पॉपुलेशन है वो कोई स्किल सीखने पे जा ही नहीं रहा है, सबको बस डिग्रियाँ चाहिए। लाइक लोग कहते हैं कि हमको बस इस चीज़ की डिग्री मिल जाए, स्किल तो हम वहाँ पे जॉब करके भी सीख लेंगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती हैं। इंडिया का जो यूथ है वो स्किल सीखने के लिए जाए, अगर आपको कोई चीज़ आएगी, अगर कोई चीज़ आप सीखे रहोगे तो उसकी नॉलेज ऑब्वियस सी बात है आपके पास रहेगी रहेगी। तो आगे लिखा है टू पार्टिसिपेट इन मॉडर्न इकोनॉमी, मतलब मॉडर्न इकोनॉमी पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग बहुत चीज़ें बहुत सारी स्किल्स छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें हम सीख नहीं पा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इंक्लूडिंग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। इससे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इंडिया जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया जो है ये इसमें इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, ये बहुत पहले से ही है। हम लोग बचपन में बुक में पढ़ते थे कि एयर पॉल्यूशन है इंडिया में बहुत ज़्यादा, वाटर पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है। अगर न्यूज़ में भी हम देखते हैं दिल्ली में हमारा एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। विच पोजेज अ थ्रेट टू द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि जो ये सीनियर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं ये हमको मतलब हमारा जो हेल्थ है उसको बिगाड़ने में पूरा पूरा मदद करते हैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये हमारे हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं और वेल-बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और हम सही से इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और हमारे हेल्थ को बिगाड़ लेते हैं। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जो है वो बेसिकली ह्यूमन्स ही करते हैं, ठीक है, जानवर नहीं करते हैं। तो ह्यूमन्स के लिए एक चैलेंज है हो गए हैं आज के टाइम पे। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है, उसको रेज़ करते हैं ह्यूमन्स, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे हेल्थ को खराब करने में एक ह्यूमन का ही हाथ है, ठीक है। पॉपुलेशन एज वेल एज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इनकम इकोनॉमी, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट है इन एफिशिएंट गवर्नमेंट। इंडिया ब्यूरोक्रेसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैन बी इन एफिशिएंट एंड कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है बोझिल होना, ठीक है। जैसा आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया ब्यूरोक्रेसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इनएफिशिएंट है और बोझिल हो चुकी है, विच कैन हिंडर, ठीक है। हिंडर का मतलब होता है बांधा पहुंचाना, ठीक है, बांधा पहुंचाना। विच कैन हिंडर बिजनेस ग्रोथ, जो कि बिजनेस ग्रोथ को रोकता है, बांध के रखता है। एंड इन्वेस्टमेंट को भी रोक लेता है, ठीक है। करप्शन इज ऑल्सो अ मेजर चैलेंज विच अंडरमाइंस पब्लिक ट्रस्ट एंड स्टिल्स इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब करप्शन जो है तो ऑब्वियसली बहुत सालों से चला आ रहा है करप्शन। लोग कहते हैं अभी नया गवर्नमेंट आएगा करप्शन हटेगा, लेकिन वो कंटिन्यूटी में, लाइक जैसे एक डेवलपिंग कंट्री नहीं होती है वैसे ही करप्शन कंटिन्यूअस में है, ठीक है।
तो करप्शन इज ऑल्सो मेजर चैलेंज। करप्शन जो इंडिया के लिए है एक मेजर चैलेंजेस है, ठीक है, जो कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है उसको तोड़ देता है, ठीक है। लाइक नेता आते हैं बोलते हैं हम जब नेता हमारी सरकार बनेगी हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे सरकार बनती है फिर वो हमें ही करना पड़ता है, वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसे हमारा ट्रस्ट टूटता है, फिर हम नए साल नया गवर्नमेंट चुनते हैं, वो आता है वो भी सेम करता है। तो एक मत होना ज़रूरी है उन चीज़ों को लेकर के। एंड स्टेबलाइज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक लेता है, ठीक है। जो करप्शन है एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के लिए, जो कि पब्लिक ट्रस्ट को ब्रेक करता है, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकता है। होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आ गए हों, समझ आया हो, हेल्प हुई हो, नोट्स बनाने में मदद हुई हो, तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए, पूरी नोट्स जो है वो ऑन रिटन चाहिए, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, और आपको हमारी आईडी शो हो रही होगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम में मैसेज करके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। So thank you for watching this video, guys. Thank you so much.